तो लास्ट क्लास तो ये वाला सवाल हो गया था हमारा, है ना। मून और अर्थ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन तुम्हें मॉड्यूल में भी एक आधा देखने को मिल जाएगा। क्या था तुम लोगों ने मॉड्यूल में, मॉड्यूल से क्वेश्चंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना। ऐसा सेम क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अर्थ हो, मून हो, या कोई अलग मैं रख दूं उसमें मास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही क्वेश्चन था, इससे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्ड जैसे कि सर अगर पहले तो देखो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है, एक ये कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट मासेस की वजह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे मैं बाहर से बात करूँ तो दोनों एक पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करेंगे। तो अगर दोनों पॉइंट मास हैं, उनके वजह से किसी भी अलग पॉइंट पे किस तरीके से तुम पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हो, ठीक है। ये सबसे मैं कहूंगा तो इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का सबसे मेन मुद्दा यही था, पोटेंशियल एनर्जी लिखना। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी ढंग से लिख पा रहे हो तो तुम आराम से क्या कर सकते हो, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पूरा वही सॉल्यूशन था। आज जो हम लोग करेंगे करेंगे प्लेनेटरी मोशन, है ना। हेडिंग दे दो, प्लेनेटरी मोशन। इसी के अंदर आपका केपलर्स लॉ वगैरह सब आता है, ठीक है बच्चों। इसी के अंदर आपका केपलर्स लॉ वगैरह भी आता है। और प्लेनेटरी मोशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के टॉपिक को लेकर के भी, साथ ही साथ एडवांस के टॉपिक को लेकर के भी। इसमें एक जो पार्ट है सैटेलाइट, ठीक है, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कह लो क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, और इसका जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट भी थोड़ा याद रखना मुश्किल है, ठीक है। मतलब थोड़े लंबे फॉर्मूलेज बन के आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेनेटरी मोशन। सबसे पहला है आपका केपलर्स लॉ। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे केपलर्स लॉ के बारे में। सी केपलर्स लॉ क्या है बच्चों? केपलर ने टोटल 3 लॉ दिए थे, ठीक है। इस प्लेनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए थे उन्होंने, जिसमें से पहला लॉ है आपका, फर्स्ट लॉ अगर मैं डिस्कस करूं तो फर्स्ट लॉ सिंपली उनका ये कहना था कि जो मोशन है ना। अच्छा ये दो स्टेटमेंट के तरीके से मैं बता सकता हूं। उन्होंने ये कहा था कि जो सन है, सन के अराउंड जो अर्थ मोशन करता है वो तो एक कैसा है, या तो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, या फिर एक इलिप्टिकल पाथ है जिसका वन ऑफ द फोकस क्या है आपका, सन है। समझ गए बात को? तो इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ उन्होंने सिंपली कहा, इट स्टेट्स दैट, it states that the planet is the planet is revolving revolving around the sun revolving around the sun in elliptical path, and sun is at one of the foci, या वन ऑफ द फोकस कर दो। उन्होंने इतनी सी बात बता दी। फर्स्ट लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकस, ठीक है। सन इज एट वन ऑफ द फोकस। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, उसमें से किसी भी एक फोकस पे आपका सन होगा और प्लैनेट उसके अराउंड क्या कर रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ढंग से समझो इलिप्टिकल पाथ को। बच्चों ये है आपका इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है। और यहां कहीं पे कोई फोकस होगा, है ना, जहां पे आपका सन होगा और प्लेनेट जो है इस तरीके से इसका चक्कर काट रही होगी, ठीक है, किसी ना किसी वी वेलोसिटी के साथ। ऐसे हर एक पोजीशन पे कोई वी डैश होगा, है ना, हर जगह वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वी डबल डैश मान लो, है ना। तो हर जगह इस तरीके से वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो इनका पहला लॉ ये था कि इलिप्टिकल पाथ जो है फॉलो करेगा कोई भी प्लेनेट अगर वो सन के चक्कर काट रहा है तो,
ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात। अब थोड़ा सा इस इलिप्टिकल पाथ को थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। हालांकि तुमने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, तो तुम्हें इसकी इक्वेशन पता भी होगी, है ना। बाकी मैं फिजिक्स के तौर पे भी कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है, जो तुम्हें ध्यान रखना है। बच्चों इसमें दो एक्सिस होता है ना, एक हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं और एक माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस को हम लोग मेनली कंसिडर करते हैं। सेमी का मतलब आधा, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक सन है, कोई भी एक फोकस है, मैं सन नहीं ले रहा हूँ, कोई भी फोकस है, उसके भी मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। तो ये जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक का, इसे हम लोग कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। क्या कहेंगे? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी इसीलिए क्योंकि हम आधे से बात कर रहे हैं, और मेजर है वो तो तुम्हें दिखेगा। ये भी क्या होगा तुम्हारा ए होगा, और ये ऊपर से नीचे वाला तुम्हारा बी होगा, ये भी क्या होगा बी। बी क्या है आपका? सेमी माइनर एक्सिस। और ये जो इलिप्स है, इलिप्स का जो आपका एरिया होगा, इस इलिप्स का जो एरिया होगा, इस एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? पाई ए बी, पाई ए बी। गुड वन, पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो याद रख लोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई ए बी होता है। और कुछ इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, है ना। एक दो इंफॉर्मेशन की और बात कर लेंगे, लाइक सर ये जो फोकस है, इसकी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या याद है आप लोगों को? कोऑर्डिनेट्स इसके होंगे ए ई, अगर ये ए है, ए ई कॉमा 0, ठीक है। ई क्या है आपका? ई क्या है? ईसेन इसेंट्रिसिटी, अभी सही बोला, है ना। तो यहाँ पे ए है आपका सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। बी है आपका सेमी माइनर एक्सिस, और ई क्या है आपका? तनु तुम बोलोगे? इसेंट्रिसिटी, गुड। ई का फॉर्मूला भी कुछ होता है क्या? ए और बी के टर्म्स में क्या होता है, याद है? बताओ। इतनी तो मैथ्स मुझे लगता है तुम सबको आती है। अंडर रूट 1 - ऐसा था ना कुछ? अच्छा, मतलब तुमने प्रूफ में याद कर रखा है कि सर जो केपलर्स का थर्ड लॉ है, उसको प्रूव करने के लिए जो बी की वैल्यू पुट करेंगे वो याद किया है। अच्छा, मैथ्स में भी यही याद है। जो ई है, ई का फॉर्मूला तुम लिख सकते हो 1 - बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, है ना। इज ऑफ कॉस 1 - बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। तो लगभग लगभग जितने काम की चीज है तुम्हारी मैंने बता दिया इसमें। और अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रख सकते हो, ठीक है, दो नाम ध्यान रख सकते हो, एक तो एफेलियन और एक पेरीफेलियन। क्या है एफेलियन और क्या है पेरीफेलियन, पता है? देखो ये जो डिस्टेंस है फोकस से, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम देख पा रहे हो सर बहुत ही दूर है ना। मेजर रेडियस है, बहुत ज्यादा दूर है, मेजर डिस्टेंस है। तो यहाँ इससे ये जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? एपीफेलियन, एपीफेलियन नहीं, एपीफेलियन, अफेलियन, हाँ अफेलियन, हाँ। और ये पेरीहेलियन, पेरीफेलियन, पेरीफेलियन, हाँ पेरी, पेरीफेलियन नहीं है, पेरीहेलियन। हाँ, ये जो पास वाला है ना, ये नाम है, याद रखना रखो, नहीं याद रखना मत रखो, मैं भी नहीं याद रखता हूँ इनको, है ना। अफेलियन और पेरियलियन, मतलब अगर मैं सिंपल नाम मैं क्यों लिखवा रहा हूँ ये समझाने के लिए कि देखो क्या होता है, जो अफेलियन है वो बहुत ही दूर का डिस्टेंस है, और जो पेरीफेलियन है वो पास का डिस्टेंस है। तो अफेलियन पे जो आपका स्पीड है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और पेरीफेलियन पे आपका स्पीड क्या है, इंक्रीज होता है। अच्छा, ये मैं भी बात करूंगा, अभी सेकेंड लॉ जब पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा, ठीक है। एक काम करो, पहले यहाँ तक नोट कर लो।
और कुछ ऐसा चीज छूटा तो नहीं है? हाँ, इक्वेशन, किस चीज की इक्वेशन चाहिए आपको? इतना नहीं कराना होता है। चलो नोट करो, इलिप्स की इक्वेशन तो तुम खुद बना लोगे, इतना तो मैथ्स जानते हो। सेकेंड इज लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी क्या होता है पहले इस चीज को समझो। चलो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर मैं एरियल वेलोसिटी पे डिस्कशन करूंगा और तुम्हें खुद ब खुद समझ में आ जाएगी सारी चीजें। तो एरियल वेलोसिटी क्या कहता है? स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट द एरियल वेलोसिटी is always constant। एरियल वेलोसिटी जो चीज है वो चीज हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, अब देखो क्या है एरियल वेलोसिटी, इस चीज को समझो। लाइक ये आपका इलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, और इस इलिप्टिकल पाथ में ठीक है, ये आपका इलिप्टिकल पाथ है और ये आपका सन है यहाँ पे, या कोई फोकस कह लो, एफ फोकस है आपके पास, और ये कोई पार्टिकल है जो कि अभी इस डिस्टेंस पर है। कोई पार्टिकल है बच्चों जो कि अभी कहीं यहां पर है, ठीक है, किसी भी टी टाइम पे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये जो लाइन ज्वाइनिंग है यहाँ से यहाँ की, ये कुछ ऐसी, किसी dt टाइम के अंदर ये पार्टिकल यहाँ जाता है। पार्टिकल का मास मैं बता दूं m मास है। तो किसी dt टाइम यानी कि t प्लस dt टाइम पे ये पार्टिकल कहाँ गया? यहाँ आ गया, ठीक है। तो तुम देख रहे हो इसने कुछ एक एरिया कवर किया है ना। लेट से ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया को मैंने नाम दिया dA, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? ये dA जो है, ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया को कवर करने में जो टाइम लगा उसको हम लोग कहेंगे एरियल वेलोसिटी, ठीक है। मतलब सर यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट dA by dt will equals to एरियल वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो ये जो dA by dt है, ये जो एरियल वेलोसिटी है, ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। समझ के बात को, ये रेशियो कांस्टेंट होगा। मैं ये भी कह रहा हूं कि हमेशा इतने टाइम पे इतना एरिया होगा, ठीक है, लेकिन ये रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिससे हमने नाम दिया है एरियल वेलोसिटी। ये हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा इसका फॉर्मूला भी तुम्हें निकाल के दे देता हूं जो कि क्वेश्चंस वगैरह में यूज होते हैं। तो ये जो dA by dt है, कर दे प्रूफ कुछ अच्छा सा फॉर्मूला, चलो कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है वो है आगे की तरफ, है ना। या फिर मैं ऐसे बना सकता हूँ सर, यहाँ पर है तो ऐसे, ये आपका आर वेक्टर है, करेक्ट। और एक आपका कौन सा वेक्टर है इधर की तरफ सीधा, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, हाँ इससे दिखाता हूँ। ये ऐसे है VDT, ठीक है। और लेट से यहाँ पे इन्होंने कुछ एंगल बनाया। मैं इस आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ये आर वेक्टर, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो गया? लेट सपोज थीटा हो गया, है ना। अगर आपने पहले ये बताया कि ये वाला अगर आपका थीटा है तो ये वाला भी आपका एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया। तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा, दिस इज VDT साइन कॉस थीटा, और ये जो सीधा जो आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों? VDT साइन थीटा, करेक्ट, यही हो जाएगा, ठीक है सर। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, ये एरिया कितना होगा? तो तुम्हें दिख रहा है कि भाई सर ये एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ना। ढंग से सोचना, सर ये एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिस ट्रायंगल का हाइट कितना है बच्चों? सर VDT साइन थीटा। और बेस कितना है बच्चों? सर बेस है आपका R, यही है ना पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो है आपका, ये बेस कितना है बच्चों? R, और हाइट कितना है? VDT साइन थीटा, ठीक है। तो मुझे एरिया लिखना है तो मैं एरिया लिख रहा हूं, एरिया कम्स आउट
दिस डी ए विल कम्स आउट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आपका क्या है वी डी टी साइन थीटा। ठीक है, तो एरिया जो आपका आ गया दैट डी ए कम्स आउट, नॉट डी ए, इट्स जो भी है जो मैंने नाम दिया है उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। डी ए कम्स आउट वी आर डी टी साइन थीटा अपॉन में 2। अगर मुझे एरियल वेलोसिटी लिखनी है तो एरियल वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी कम्स आउट वी आर डी टी साइन थीटा बाई 2 इंटू डी टी। यहां से डी टी कैंसिल आउट हो गया और डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, डी ए बाई डी टी कम्स आउट वी आर साइन थीटा। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप इसको आप एज अ इक्वेशन बोल दो कि ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे जो टॉर्क होगा ना, टॉर्क हमेशा जीरो होगा। ठीक है, इस बात को तुम फील भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। सर अगर प्लेनेट में यहाँ से कोई फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, तो नेट टॉर्क क्या है आपका, जीरो है। नेट टॉर्क क्या है आपका, जीरो है। नेट टॉर्क जीरो का मतलब ये हो गया कि आप बड़े आराम से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे टाउ इक्वल्स टू जीरो। जब भी आपका प्लेनेटरी मोशन होगा टॉर्क आपका जीरो होगा। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगाएंगे तो इससे आपका क्या बन जाएगा। पहले स्टार्टिंग में कितना था बच्चों, चलो एल इक्वल्स टू क्या लिखोगे, एल इक्वल्स टू क्या लिखोगे जल्दी बताओ सर। एल इक्वल्स टू विल मास से आपका एम वी आर साइन थीटा। यहां से आपका वी आर साइन थीटा निकल के आ गया एल अपॉन में एम। दिस इज इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 2। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करो। कुछ छूटा हुआ सा लग रहा है, अच्छा अपॉन 2 इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिल रहा है हमें सर, डी ए बाई डी टी विल इक्वल्स टू एल अपॉन में 2m। ये फॉर्मूला काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरियल वेलोसिटी का। एल क्या है आपका एल है आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एम क्या है आपका मास है। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, डी ए बाई डी टी विल इक्वल्स टू एल अपॉन में 2m। समझ गए। तो ये जो चीज है ये हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट। और सही बात है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये जो सेकंड लॉ था ये हमने अभी प्रूफ किया है। प्रूफ कर दिए क्या, दिख रहा है सबको। सर आपने कहा टॉर्क जीरो है, तो कौन सी बात है, टॉर्क जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया आपका एल कांस्टेंट है, करेक्ट। और अभी आपने प्रूफ कर दिया कि दिस डी ए बाई डी टी विल इक्वल्स टू एल बाई 2m। एल भी आपका कांस्टेंट है, 2 तो पहले से कांस्टेंट है और मास तो कांस्टेंट होता ही है। तो ऑफ कोर्स ये बात है सर, डी ए बाई डी टी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। लो मैंने ये प्रूफ भी कर दिया और ये बेहद अच्छा फॉर्मूला है, यूज करने के काम आएगा तुम्हारा, कहीं ना कहीं तो यूज होगा। एक सवाल भी देता हूं, नोट करो पहले इतना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। एज अ क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ लोग टॉपिक भी कराते हैं। तो क्वेश्चन ये है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट इज एल। एंगुलर मोमेंटम आपको एल दिया हुआ है, आपसे क्या मांग है भाई, मांग ये है फाइंड टाइम पीरियड of planet completing one revolution। ठीक है, ये आपका इलिप्टिकल पाथ है। इस इलिप्टिकल पाथ में
ये वाली चीज ए और ये वाली चीज बी दी हुई है, यहाँ पे है आपका फोकस, कह लो सन, और कोई पार्टिकल है जिसका एंगुलर मोमेंटम एल है, आपको बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा ऑन कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन। चलिए निकाल के बताएंगे। खैर मैंने टाइम पीरियड कह ही दिया तो 1 रिवॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। देखो कैसे सॉल्व होगा ये, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है इसका, और सॉल्यूशन भी सिंपल है। मास, हाँ मास तुम्हारा दिया हुआ है, जो भी प्लेनेट है उसका मास आपको m दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे? सर एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला? सर dA by dt विल इक्वल्स टू L by 2m, ठीक है, यही तो होता है, dA by dt विल इक्वल्स टू L by 2m। अब यहाँ पे पूरा छोटा 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 पार्टिकल होगा, अरे ये छोटा छोटा एरिया, ऐसे समझो छोटा छोटा एरिया, इस तरीके से बहुत सारे हुए होंगे, उन सारे छोटे छोटे एरिया को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि सर dA विल इक्वल्स टू L बाई 2m dt, लगा दो इंटीग्रेशन, इसको करेंगे कहां से कहां तक, ये इसका एरिया कितना होता है, पाई ए बी, कितना होता है पाई ए बी, तो 0 से पाई ए बी, और इसको 0 से टी टाइम पीरियड तक, तो ये आ गया पाई ए बी इक्वल्स टू L बाई 2m इंटू टी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आ गया 2 पाई एम ए बी अपॉन में एल। ये रिजल्ट तुम याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब केपलर्स का थर्ड लॉ तो आपको पता ही है, क्या है बच्चों, टाइम पीरियड का स्क्वायर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ ए क्यू, जो भी आपका उसमें सेमी मेजर एक्सिस होता है। इसका प्रूफ भी देखना है, इसका प्रूफ देखना है तो बताओ, नहीं देखना है, तुमने लगता है पहले देख रखा है प्रूफ, अच्छा। इसका प्रूफ काफी टाइम टेकिंग है, हालांकि हमारे काम का कुछ होता नहीं है इसमें, हाँ एक दो पॉइंट्स हैं जो हमारे काम के होते हैं, वो मैं तुम्हें डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, ठीक है, अगर किसी को प्रूफ जानना है तो बता सकता है। चलो नेक्स्ट है केपलर्स का थर्ड लॉ, समझ गया मैं, किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है, कह रहा जो जो काम की चीज है वो बता दीजिए सर, एक्स्ट्रा नॉलेज बेकार है। वैसे अगर एडवांस वगैरह में इनके तो कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं यार, देखो ठीक है। अब खैर वो बात अलग होगी कि अगर तुम्हें मैथ्स में एलिप्स आता है तो तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कम ही है, थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक। करें फिर थर्ड लॉ, तो सर थर्ड लॉ क्या है, वैसे बच्चों के लिए, बच्चों वाला तुम्हें मैं बता दूं, तो बच्चों के लिए ऐसा होता है कि अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और इसका रेडियस r है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पे मास m है और ये स्मॉल m है, तो यहाँ से तुम बड़े आराम से कहोगे कि सर जी एम एम बाई आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। सो यहाँ से आपका आ जाएगा v इक्वल्स टू, v कितना आ जाएगा बच्चों, m से m कट गया और ये आर स्क्वायर से आर कट गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट जी एम अपॉन में आर। अगर ये v आ गया तो सर ओमेगा क्या होता है, v अपॉन आर होता है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी एम अपॉन में आर क्यूब, आर को मैंने अंदर लिख दिया, ठीक है। फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आ गया 2 पाई अंडर रूट आर क्यू बाई जी एम। तो मैं यहाँ से बड़े आराम से कहूँगा कि सर 2 पाई, या इसको उधर भेज दो, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर विल इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में जीएम। अब मैं आराम से कहूंगा कि ये जो 4 पाई स्क्वायर जीएम है ये क्या है, कांस्टेंट है, दिख तो रहा है कांस्टेंट है, तो यहां से आपके पास थर्ड लॉ निकल के आ गया, टाइम पीरियड का स्क्वायर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बच्चों वाला हो गया है ना, अगर मैं 11th क्लास वालों को खुश करना चाहता हूं तो मैं ऐसे कह के खुश कर सकता हूं, ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हारा देखो थर्ड लॉ जो है वो प्रूव हो गया।
लेकिन एक्चुअल बात आपको पता है कि सर जो पाथ है हमारा, वो पाथ क्या है, वो पाथ है सर हमारा इलिप्टिकल। पाथ कैसा है, इलिप्टिकल। ठीक है, तो सर इलिप्टिकल में तो ये वाली चीज आप कहाँ ही लगा पाओगे, है ना। तो उसके लिए बहुत बड़ी इक्वेशन निकल के आएगी, है ना। बट बता देता हूँ, ये जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, तो थर्ड लॉ यही कहता है कि इसमें जो भी प्लैनेट रोटेट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड का स्क्वायर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तुम ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है, नोट कर लो इतना। इसका प्रूफ तो नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले तो मैं दे रहा हूं जो तुम्हारे काम आ सकते हैं, है ना। एक तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपका आएगा 2 पाई अंडर रूट जी एम, या फिर अंडर रूट हटा करके बता दूं तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम। ये एम क्या है बच्चों, ये मास ऑफ सन है, ठीक है। हाँ, 4 पाई स्क्वायर जी एम इंटू ए क्यू, ये तुम्हारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। और हाँ, जैसा मैंने तुम्हें बता रखा है कि सर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, स्पीड आपकी डिक्रीज होगी, और इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, है। तो यहाँ मिनिमम स्पीड जो है, अगर तुम्हें वो भी लिखना है तो मैं वो भी लिखा सकता हूँ, लेकिन इक्वेशंस के टर्म्स में आएगा वो, नोट कर लो इसको। वही टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला और जो यूज आता है, वो भी मैं लिखवा दूं, दैट इज 2 पाई ए। ये जो स्पीड कम हो रही है, इसे मैं नाम दे रहा हूँ दैट मिनिमम स्पीड इज v1, और ये जो बढ़ेगी दैट मैक्सिमम स्पीड इज v2। ये वाला आपका मैक्सिमम होगा और ये वाला आपका मिनिमम होगा। तो मैं मैक्सिमम मिनिमम वाले स्पीड के टर्म्स बता रहा हूँ, 2 पाई ए v1 अंडर रूट 1 माइनस ई अपॉन में 1 प्लस ई। और कुछ खास तो तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब काम आ सकता है इसलिए बता रहा हूँ। और ये जो मिनिमम स्पीड है, इसका भी मैं तुम्हें वैल्यू निकाल के दे देता हूँ, दैट इज जी एम अपॉन में ए 1 माइनस ई अपॉन में 1 प्लस ई। ठीक है, क्योंकि तुम्हें प्रूव नहीं देखना है तो मैंने कुछ गिने चुने फॉर्मूले निकाल दिए, लाइक टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। टाइम पीरियड के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ई के टर्म्स में और वी के टर्म्स में, एक है तुम्हारा बहुत आसान सा फॉर्मूला, ठीक है। और ये थोड़ा एक मिनिमम स्पीड है, v1 क्या है तुम्हारा, मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है, अंडर रूट जी एम बाई ए 1 माइनस सी अपॉन में 1 प्लस सी, ठीक है। कर लिया नोट। चलो इसके बाद एक दो सवाल कर लेते हैं। मैं तुम्हें 2 पल की खुशी देना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करो और तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ एडवांस तुम आराम से क्रैक कर सकते हो। चलो सवाल देखो। ये रहा बच्चों सन, ठीक है। यहां से जो इसका पोजीशन वेक्टर है और जो वेलोसिटी है, उनके बीच में 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये तुम्हारी इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी है अभी। आपको क्या बताना है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ठीक है।
और कहानी में आपको यही सारी बातें बताई गई हैं। ये पोजीशन वेक्टर है आपका, लेट सपोज आर नॉट, और ये आपका वेलोसिटी दी हुई है वी नॉट, ठीक है, और एंगल आपका 30 डिग्री है। तो आपको बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। चलिए बताइए। चलो हमें मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये बात तो तय है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा सर वो ऑफ कोर्स सी बात है ये वाला पॉइंट होगा। जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो यही वाला तो पॉइंट होगा। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। लेट्स से यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने r मान लिया, ये पॉइंट 1 है तुम्हारा। मिनिमम डिस्टेंस ये वाला होगा, ठीक है, माइनस करके निकल के आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो सर अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? दो पॉइंट में पता चल गया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट पे तुम पहले मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, फिर तुम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, दैट्स इट, निकल के आ जाएगा। इतना आसान है सच में, आसान कॉन्सेप्ट फिजिक्स का बस इतना ही लगेगा, उसके बाद थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है, जो कि मैं करके दिखा रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले मैं पॉइंट 1, तुम्हें पता है कि सर टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा, और सर टॉर्क जैसे ही जीरो होगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम लगेगा। तो उससे थ्रू आप क्या कह सकते हो सर, इनिशियली इसका जो था वो था एम वी आर साइन 30 डिग्री, और फाइनल जो ये सेकंड पॉइंट पे था वो हो जाएगा एम वी आर साइन तो 90 होगा, करेक्ट। तो यहां से आपके पास निकल के आ गया वी, मास तो वही रहेगा, इनिशियली था वी नॉट आर नॉट, और फाइनल आपका कुछ वी और आर है ना, यहाँ पे कुछ फाइनल आपका वी है और आर है, ठीक है। तो यहां से आपके पास m से m तो कट गया, वी नॉट आर नॉट बाई 2 विल इक्वल्स टू वी आर, यही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो v की वैल्यू निकल के आ रही है, जो भी है, मैं इसको इक्वेशन 1 दे दे रहा हूँ, ठीक है, इसी चीज को मैं इक्वेशन 1 नाम दे दे रहा हूँ, आगे कहीं मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मुझे दिख रही है कितनी होगी भाई, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितना होगा सर, ये पॉइंट मास है ना, और इस पॉइंट मास के वजह से आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हो कितना होगा, डिस्टेंस आपका आर नॉट है, तो बड़े आराम से कहोगे सर माइनस का जी कैपिटल एम आपका मास है सन का, प्लैनेट का मास है आपका स्मॉल एम, तो जी एम अपॉन में आर नॉट, यही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा सर, फाइनली आपको किसी v से घूम रहा है, दिस इज ऑफ कोर्स हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी, दिस इज ऑफ कोर्स माइनस का जी एम अपॉन में आर, यही हो गया बच्चों। अब यहां से क्या क्या चीजें कैंसिल, कहोगे सर m तो हट गया आपका, m तो हट गया, बचा क्या, v नॉट स्क्वायर बाई 2 है, एक काम करते हैं हाफ भी कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, वी नॉट का स्क्वायर माइनस का 2gm बाई आर नॉट विल इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस का 2gm बाई आर, यही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब समय आ गया है उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करने का, यहां तक नोट कर लिए, नोट कर लिए, तो अब काम करो, इक्वेशन को यूज कर लो। करो यहां तक नोट करो पहले। बेसिकली यहां पे मुझे दिख रहा है जो चीज, यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो d इक्वल्स टू वही x इक्वल्स टू लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो तुम आराम से इस फॉर्मेट को सजाओ, किसके फॉर्म में, इसको सजाओ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, ठीक है। समझ गए कॉन्सेप्ट्स को, चलो करो।
क्वाड्रेटिक बन गया 2gm आर नॉट माइनस वी नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2gm आर प्लस वी नॉट आर नॉट वी नॉट स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर बाय 4। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे आर मेरा क्या है वेरिएबल, ये यहाँ पे आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी कॉन्स्टेंट है। अब तुम बड़े आराम से x इक्वल्स टू निकाल सकते हो, मतलब यहाँ मैं लिख रहा हूँ दैट r विल कम्स आउट माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यही हो जाएगा। पुट करोगे b क्या है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2gm प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा सर 4g स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी, ए क्या है आपका 2gm बाई आर नॉट माइनस वी नॉट का स्क्वायर इंटू सी वी नॉट का स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर बाई 4 और अपॉन में क्या है बच्चों 2a 2 इंटू 2gm बाई आर नॉट माइनस वी नॉट का स्क्वायर, यही है तुम्हारा, ये डिस्टेंस है बेटा, यही आ रहा था तुम्हारा। अच्छा ये तुम्हारा r है, यहां से तुम्हारा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकल गया। देखो प्लस वाला क्या होगा मैक्सिमम होगा और माइनस वाला क्या होगा मिनिमम होगा। तो यही मैं कह रहा था थोड़ा लेंदी है, मतलब बेकार है। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैटेलाइट मोशन, इसे नोट कर लो। एक और सवाल देना है ऐसा नहीं चलो हेडिंग दे दो सैटेलाइट मोशन। अभी आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं अगर तुम ढंग से देखो तो एलसीएम वगैरह लेकर के, लेकिन ठीक है अब इसके बाद अपना यहाँ छोड़ देते हैं। आगे देखो नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट में तो कुछ है ही नहीं। मोशन ऑफ सैटेलाइट में कुछ है सर, एक सैटेलाइट है ना, लाइक ये जैसे आपका एक कोई सेंटर है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर इस तरीके से कोई सैटेलाइट क्या है चक्कर काट रही है सर। अगर इसका मास कैपिटल एम है, मान लो जो चक्कर काट रहा है इसका मास स्मॉल एम है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस लेट सपोज कितना है आपका आर है, जो कि रेडियस हो गया जो भी, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना होगा इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बड़े आराम से निकाल सकते हो, है ना, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा दैट वेलोसिटी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। कितनी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी सर जी एम एम बाई आर स्क्वायर विल इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, यही करेंगे। यहां से देखो क्या होगा सर, आर से ये गया, एम से ये एम गया, वी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट जी एम बाई आर, यही है तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन, जरा स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना, अंडर रूट है ना 2gm अपॉन में r। और मुझे अगर इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बनानी है तो कैसे बना सकता हूं सर, कुछ नहीं, अंडर रूट रखो 2 रखो और बस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो किसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को, ठीक है। ये तुम्हारा रिलेशन है। या फिर इससे अच्छा ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी अपॉन रूट 2 है। हाँ ये रूट के अंदर नहीं है, ये लाइन थोड़ी ज्यादा लंबी खींच गई है, ये है रूट 2 क्योंकि वी नॉट की तो वैल्यू होती है रूट जी एम। अगर तुम्हें ये भी नहीं याद रखना है तो तुम ये भी याद रख सकते हो 0.707 वी,
ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है तो ओमेगा निकाल लो, ओमेगा जब कॉस वी अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा सर, अंडर रूट जी एम अपॉन में आर क्यूब। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, सो इट कम्स आउट 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जी एम। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने ऐसा कुछ किया तो था केपलर्स लॉ को बताने में, ठीक है, यही सेम चीज मैंने रिपीट कर दी। समझ आ गया यहां तक? अच्छा, मेन मजा तो इसके सवाल में है ना, लेकिन सवाल से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बता देना चाहूंगा। उसके बाद देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि अगर तुम्हारी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से रखना, डायरेक्ट सवाल भी आते हैं। अगर इक्वल है ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ, तो तुम्हारा जो मोशन होगा वो होगा सर्कुलर। जो मोशन होगा वो कैसा होगा बच्चों, सर्कुलर। लेकिन वहीं अगर तुम्हारा वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हो जाए, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो कैसा पाथ होगा तुम्हारा, एलिप्टिकल। लेकिन बाउंडेड होगा बच्चों, इलिप्टिकल तो होगा लेकिन कैसा होगा, बाउंडेड, क्योंकि अभी भी वो किसमें है, ग्रेविटेशनल फील्ड में तो रहेगा ही सर, ठीक है। और वही मान लो स्पीड तुम्हारी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है बट इसके वेलोसिटी से क्या है, कम है, तो ये क्या होगा सर, इलिप्टिकल मोशन, नॉन बाउंडेड इलिप्टिकल मोशन। अब मान लो एक ऐसा केस भी आता है कि अगर आपका v इसके वेलोसिटी के इक्वल हो जाए, तो पाथ आपको कैसा देखने को मिलेगा, पैराबोला। कैसा देखने को मिलेगा, पैराबोला। और ये बाउंडेड या अनबाउंडेड, सर अनबाउंडेड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड से तो निकल गया। और मान लो वेलोसिटी आपका इसके वेलोसिटी से भी ज्यादा निकल गया, तो फिर क्या होगा, पाथ कैसा होगा, हाइपरबोला। कैसा होगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो ये बातें तुम लोग ध्यान रखना। नोट करके बिल्कुल ढंग से, ये पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में पढ़ा देता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नोट करिए यहां तक। नेक्स्ट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अच्छा, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है उसका मतलब क्या है, ये समझ में आता है, जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है, वो देखो मॉड्यूल पलटने लग गया, क्या बता रहा था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मतलब सैटेलाइट भी है और स्टेशनरी भी है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में, सर सैटेलाइट भी है और क्या है, स्टेशनरी भी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है बच्चों, ऐसा तब पॉसिबल है जैसे मान लो ये एक अर्थ हो गया हमारे पास, और इस अर्थ के चारों ओर कुछ इस तरीके से बेकार हो गया, ये भी बेकार, अभी ठीक है, थोड़ा तो बेकार है ही बट चलो समझने के लिए हमारा काफी है। अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है, समझ पा रहे होगे क्या है बच्चों। अर्थ तो रोटेट करती ही है, वो ओमेगा तुम लोग को पता ही है कितना होता है, 2 पाई अपॉन में 24 इंटू 60 इंटू 60, याद है ये चीज, ठीक है सर। अगर इसके साथ साथ कोई सैटेलाइट है, ठीक है, वो भी इसी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, ठीक है, इसका भी जो रोटेशन है वो रोटेशन जो इसके इस पाथ के लॉन्ग है वो भी क्या है, ओमेगा से ही है।
तो ये सैटेलाइट ग्राउंड से यानी अर्थ से देखने में हमें स्टेशनरी लगेगी, है ना। ऐसे समझो कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सामने इस तरीके से ऐसे बांध दिया गया कुछ, ठीक है, ऐसे मान लो माथे पे लिया और माथे से इस तरीके से मैंने ऐसे बांध दिया। अब जैसे जैसे मैं घूम रहा हूँ वैसे वैसे ये घूम रहा है, तो क्या मेरे लिए इसकी पोजीशन कभी चेंज होगी? नहीं होगी। ये मेरे लिए हमेशा कैसा है? स्टेशनरी है। तो वैसे सैटेलाइट, जैसे ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, दोनों साथ 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 ऐसे ऐसे ऐसे, मून तो नहीं, कोई ऐसा भी सैटेलाइट, दोनों साथ 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 ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। तो हमेशा वो सैटेलाइट की जो पोजीशन होगी वो कैसी पोजीशन होगी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब अगर आप अर्थ से देखोगे तो वो सैटेलाइट कैसा होगा? रुका हुआ, ऐसा हमें लग रहा होगा। समझ गए बात को? चलो इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं सर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होने के लिए वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वो स्पीड कितनी होनी चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला टारगेट है आप लोगों का कि अगर इसका मास है m और इसका मास है स्मॉल m, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, दोनों का ओमेगा क्या होगा? सेम। तो मुझे ये बताइए मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सेंटर। निकाल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ये भी बता देता हूँ, वैसे निकाल तो लोगे। यहां से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी आ गई 6.6 r, और अगर सरफेस से कोई पूछे तो 1 r कम कर देना, 5.6 r, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? √gm अपॉन में, बताओ, 6.6 r ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी। ओमेगा तो दोनों का ही सेम होगा, समझ गए? अब देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको कर लेते हैं। हो गया? नोट हो गया? ठीक। देखो अब क्वेश्चन, ये है हमारा अर्थ या कोई सा प्लैनेट है जिसका मास m है, रेडियस आपका r दिया हुआ है। यहाँ कहीं इससे स्मॉल r की डिस्टेंस पर कोई एक पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी है वो v है, ठीक है, और उसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ से निकलता है निकलता है निकलता है और अर्थ को हल्का सा टच करके दोबारा ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड v। समझ गए? सवाल समझ गए? एक सैटेलाइट है जिसका मास है स्मॉल m, वो यहाँ से स्मॉल r की डिस्टेंस पर है, तो उसका जो पाथ है वो पाथ कैसा है? यहाँ से निकल करके हल्का सा टच करता है इसको, अर्थ के ग्राउंड को, और फिर इस तरीके से वापस आ जाता है। तो वो मिनिमम वैल्यू ऑफ v कितनी हो जिसपे ऐसा पाथ आपको देखने को मिले, वो आपको निकालना है। निकालिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस v? देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कंडीशन आपके पास क्या है सर? कंडीशन ये है सर, ये यहां से निकले और ये यहां टच करे, तो पहला पॉइंट मैं इसे मान लेता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं अर्थ को मान लेता हूँ। तो जैसा मैंने बताया दो तरह की चीज लगेगी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, है ना। पहले वाले पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? तो सर पहले वाले उस पे है mvr, है ना, m मास है, v है और स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। और वहीं दूसरे वाले पे लेट सपोज यहां से किसी भी v डैश स्पीड से निकला होगा, तो ये कितना आ जाएगा? m मास है, v डैश, और डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल R। दिख रहा है तुम्हें? सेम वही जैसा हमने मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए किया, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बन गई सर? v डैश इज इक्वल्स टू वी आर अपॉन में r, दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करोगे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस का gm माइनस का gmm बाई स्मॉल r, ठीक है, फिर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v डैश का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? gm m अपॉन में r, कैपिटल R।
तो यहां से m m m ये तो हट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों सर वी स्क्वायर बाई टू, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस का जी एम बाई आर हाफ, इस वी डैश के बारे में हमें नहीं पता था तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली वी आर बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का जी एम बाई आर। अब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो एक काम करो इस वाली चीज को इधर ले आओ और इस वाली चीज को उधर ले जाओ, तो ये हो गया जी एम कैपिटल आर माइनस का जी एम स्मॉल आर विल इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई टू। फर्दर इसको सॉल्व करो तो जी एम को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा वन अपॉन कैपिटल आर माइनस वन अपॉन स्मॉल आर विल इक्वल्स टू, यहां से हम लोग वी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा वी स्क्वायर बाई टू को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया आपका वन अपॉन नॉट वन अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का वन। फिर यहां सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा सर जी एम आर माइनस आर यही होगा, उल्टा लिख दिया मैंने ना सर, आर माइनस आर अपॉन में कैपिटल आर स्मॉल आर विल इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू कैपिटल आर स्क्वायर सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आपके पास जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी सर, दिस v स्क्वायर विल इक्वल्स टू 2gm r माइनस आर अपॉन में आर, इसमें आपका मल्टीप्लाई हो रहा होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे यहाँ से तो एक आर कैंसिल आउट और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ये वाली भी चीज यहाँ से इससे हट जाएगी, ठीक है। तो जो v की फाइनल वैल्यू आ रही है दिस इज ऑफ कोर्स अंडर रूट 2gm r अपॉन में r इंटू आर प्लस आर। दिस इज दी वेलोसिटी। समझ आया बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर है? एक और सवाल हो जाए ऐसा, चलो नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों ये रहा m मास का कोई प्लैनेट जिसका रेडियस आपका कैपिटल आर दिया हुआ है और यहां से 4r की डिस्टेंस पे, यहां से 4r की डिस्टेंस पे कोई m मास का पार्टिकल है, कोई सैटेलाइट है, उसको ऐसे इस तरीके से फेंका गया कि ये जो है क्या बात है, ठीक है, यहाँ पे टच हो जा रहा है, ठीक है, और ये फेंका गया है ऐसे मान लो कि यहाँ से 30 डिग्री पे, ठीक है। तो वही है, आपको बताना है फाइंड v, वो v कितना हो कि ये यहां से टच करते हुए गुजरे। चलो बताओ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहला पॉइंट ये हो गया तुम्हारा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहले लगाओगे तुम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन थ्योरम, इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा mv4r sin 30 विल इक्वल्स टू mvr, ये v डैश हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका m से m कैंसिल आउट और v इंटू 4r साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2 से ये चला गया 2 टाइम्स में, इधर आ जाएगा v डैश r, r से r भी कट गया, तो v डैश की वैल्यू कितनी आ गई
2v। ठीक है, अब बड़े आराम से तुम क्या करोगे सर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी है सर हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी माइनस का जी एम एम बाई 4r विल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल है आपकी हाफ एम वी डैश, वी डैश कितना है बच्चों 2v का स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया प्लस में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस होगी जी एम एम बाई आर। अब यहां से सॉल्व करो, एम 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 कट गया, बचा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस का जी एम अपॉन 4r विल इक्वल्स टू 4v स्क्वायर बाई 2, हालांकि तुम इसको भी v स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो। अच्छा कट जाएगा क्या ये जी एम बाई आर, ये कैसे कट गया भाई, हाँ टू नीचे कैसे आ रहा है, गुड वन, 2v स्क्वायर माइनस का जी अपन आर। अब आपके पास आंसर आ चुका है, यहां से v को कैलकुलेट करोगे कितना जाएगा अंडर रूट जी एम बाई 2r, यही आंसर है ना, अंडर रूट जी एम बाई 2r। चलो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देंगे रीजन कवर्ड बाय अ सैटेलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजन कवर्ड बाय अ सैटेलाइट। रीजन कवर्ड बाय अ सैटेलाइट, देखो समझना इस टॉपिक को ढंग से, मेनली इसमें फॉर्मूले हैं इसके, जैसे ये अर्थ हो गया, अब है ना, इसके चारों ओर कोई भी सैटेलाइट लेट सपोज घूम रहा होगा, मान लो ये कोई सैटेलाइट है यहाँ इस पोजीशन पे, तो ये जो सिग्नल्स भेजेगा ये कितना कवर कर पाएगा सर, मैक्स टू मैक्स आपका इतना कवर कर पाएगा, है ना, मैक्स टू मैक्स कितना कवर पाएगा, इतना जो मैंने बनाया है यहाँ पे सर मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स कितना कवर कर सकता है, इतना ही तो कर सकता है। अगर तुम्हें पूरे होल अर्थ को करना है तो तुम पेयर बना के चलोगे सैटेलाइट का, एक सैटेलाइट यहाँ रखोगे ताकि वो ये करे, इधर की तरफ भी कर ले, समझ गए बात को। तो सर ये जो रीजन है ये रीजन कितना कवर करेगा ये मुझे निकालना है, कैसे निकालोगे, छोटे बहुत फॉर्मूले हैं वो मैं लिख देता हूँ। इसका मास m ले लो, रेडियस r ले लो, इसका मास स्मॉल m ले लो, कुछ फॉर्मूले हैं फटाफट लिख लो। लाइक सबसे पहले सॉलिड एंगल पता है ना आप लोगों को, ठीक, सॉलिड एंगल पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो लेट्स से इसने कोई भी एक रीजन कवर किया, मान लो यहाँ कवर किया, जो भी रीजन कवर किया 90-90 है ये, ठीक है, मान लो ये आपका एंगल थीटा है, ये आपका कैपिटल रेडियस r है, और ये मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ जहाँ पे आपका सैटेलाइट है। तो सबसे पहले तो आप एक रिलेशन लिख सकते हो इन दोनों r में, डेट इज कॉस थीटा इज ऑफ कॉस कैपिटल R बाई स्मॉल r, ठीक है, ये आपका कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखो सॉलिड एंगल, क्योंकि एक सॉलिड स्फीयर है, ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें एक सॉलिड एंगल होगा जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं किससे, जनरली फाई से डिनोट, फाई कर रहा हूँ, पाई से डिनोट करते हैं या फिर ओमेगा भी बोलते हैं उसको। देखो यहां से यहां तक का सॉलिड एंगल मान लो कोई ओमेगा है, ठीक है, तो ये ओमेगा जो भी एरिया कवर कर रहा होगा उसका फॉर्मूला आपके पास आएगा, दैट एरिया विल ऑफ कॉस पाई, नॉट पाई इट्स ओमेगा, ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा क्या है यहाँ पे सर, ओमेगा है आपका सॉलिड एंगल, ओमेगा है आपका सॉलिड एंगल। अब ये जो ओमेगा है इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लो सर, ओमेगा इज ऑफ कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, तो तुम अगर यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो इट कम्स आउट 2 पाई 1 माइनस कैपिटल R बाई स्मॉल r। तो यहाँ से अगर तुम एरिया लिखना चाहो तो एरिया क्या हो जाएगा, कितना एरिया कवर कर रहा है, तो सर एरिया का फॉर्मूला आपने बताया सॉलिड एंगल इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 पाई और r माइनस r अपॉन में
स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यही है फॉर्मूला। ठीक है, और अगर लिखना भी चाहो ना, मान लो तुम्हें सरफेस से ये वाला हाइट दिया हुआ है h, तो तुम उसके टर्म्स में लिख सकते हो। उसके टर्म्स में क्या हो जाएगा बच्चों? सर उसके टर्म्स में हो जाएगा 2 पाई आर माइनस आर, तुम्हारा h हो गया, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो, और स्मॉल आर को क्या लिख सकता है? आर प्लस एच। ये रहा तुम्हारा एरिया। ठीक है, समझ आ गया? रीजन कवर्ड बाय अ सैटेलाइट। अगर ये हाइट बढ़ाओगे तो एरिया भी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? सर ऑफ कोर्स बढ़ेगा। घटेगा? हाइट बढ़ाओगे तो एरिया भी क्या होगा तुम्हारा? बढ़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम ध्यान रख सकते हो, रीजन कवर्ड बाय अ सैटेलाइट। एक और टॉपिक है तुम्हारा, दैट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल प्रेशर। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर मैं स्टार्ट करता हूं ग्रेविटेशनल प्रेशर। फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल प्रेशर। ग्रेविटेशनल प्रेशर, इसमें मैंने आपको क्या क्या बातें समझा दी। सबसे पहले सर ये जो अर्थ है हमारे पास, ठीक है, इसका मास है m, रेडियस है r। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ प्रेशर बन कैसे रहा है? जब भी कोई चीज अंदर की तरफ, यहाँ हमेशा अंदर की तरफ, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक में बाहर की तरफ था रिपल्सन की वजह से, यहाँ अंदर की तरफ, जब भी कोई चीज अंदर की तरफ आएगी तो उसके ऊपर प्रेशर लगना शुरू होगा। वो प्रेशर क्या होगा सर? वो अंदर आते जाएगी, फोर्स जो है खींचते चला जाएगा सेंटर की तरफ। ठीक है, उतना ही फोर्स लगेगा बाहर नॉर्मल, और जो भी एरिया आपका आ रहा है उस एरिया में, तो दैट प्रेशर बिकम्स नॉर्मल अपॉन में एरिया। ठीक है, तुम्हें बस क्या करना है? इस नॉर्मल को कैलकुलेट कर लेना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ऐसे जनरली इसका जो डेरिवेशन है, डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर जो है, एक सिलेंडर को इसमें इंसर्ट कराएंगे, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है। तो ये हमने एक मान लो एक सिलेंडर इस तरीके से इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, और इसके इस पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे कितना, या इस पूरे पे कितना प्रेशर लग रहा है, इस पॉइंट को निकालेंगे। ठीक है, तो करने के लिए क्या होगा? सबसे पहला काम सर, एक छोटा सा टुकड़ा कट करो dx का, कोई भी एट अ डिस्टेंस x पे। ठीक है, एट अ डिस्टेंस x पे। अब यहाँ पे आप क्या करो, आराम से पहले तो इसका dx का dm लिखो। छोटा सा मास कितना होगा? लेट सपोज इसकी डेंसिटी कितनी है बच्चों? रो है, तो डेंसिटी अगर रो है तो इस छोटा सा मास कितना होगा? dm कितना होगा? जल्दी बताइए। अब ये सारी चीजें ना शुरुआत से कराते जा रहा हूँ, यहाँ 44 पेजेस में लिखने चला हूँ, है ना? तो ये भी नहीं कर पाओगे तब तो दिक्कत है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तुम लोग मुझे डिराइव करके दिखाओगे। कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले यहाँ से डीएम मास निकालेंगे। ठीक है, और डीएम मास निकाल करके फिर वो फॉर्मूला लगाओगे, दैट इज फोर्स विल इक्वल्स टू मास इनटू दैट इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, फिर पूरे उसके लिए इंटीग्रेट करोगे, समझ गए? उसके बाद वो जो तुम्हारा फोर्स निकल के आएगा, उस फोर्स को तुम्हें नॉर्मल की जगह पुट करना है, और तुम्हारा प्रेशर निकल के आ जाएगा। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ। लास्ट पेज लिख रहा हूं मैं इस चैप्टर का, करके दिखाओ। देखो, इस डीएम मास को कैसे लिखेंगे सर? मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी मैंने बता दिया, डेंसिटी है रो। वॉल्यूम कितना होगा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो ए इंटू डी एक्स, दैट्स इट। फिर मैंने कहा फोर्स कैसे लिखोगे? फोर्स लिखोगे दैट डीएम मास इनटू फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फोर्स हो जाएगा डीएम मास कितना है? रो ए डी एक्स। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा सर? जी एम
x डिस्टेंस पे लिया है तो x अपॉन में r क्यूब, यही तो होगा। पूरा फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इंटीग्रेशन लगा दोगे। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक सर? स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक। अब यहाँ पे रो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, आर क्यूब कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया? एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करो आर से आर, इंटीग्रेट तो कर ही सकते हो, तो ये भी करके दिखाना है, बताओ। नहीं ना, बस इंटीग्रेट कर लो, बहुत बड़ा इंटीग्रेशन तो है ही नहीं। ये आपका आ गया रो ए जी एम बाई आर क्यूब, अंदर की तरफ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1/r² माइनस 1/r², यही हो जाएगा। एक सेकंड, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ हाँ, x²/2 होता है, तो r² माइनस r²/2। अभी ठीक है। अभी यहाँ से तुम्हारा जो फोर्स निकल के आया वो निकल के आया कितना? रो ए जी एम बाई 2r³ कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। यही तुम्हारा फोर्स किसके इक्वल होगा? नॉर्मल के इक्वल होगा। तो प्रेशर इक्वल्स टू नॉर्मल अपॉन एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो ए जी एम r² माइनस r² अपॉन में 2r³ डिवाइडेड बाय दिस एरिया ए से ए कट गया, फाइनल प्रेशर कम्स आउट रो जी एम r² माइनस r² अपॉन में 2r³। दिस इज ग्रेविटेशनल प्रेशर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। तुम अब आराम से जा करके पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लो ग्रेविटेशन का, HC वर्क में पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी।